आप सब पर सलामती हो। अब्दुल्ला कमाल का लिखा हुआ है, वो निशाना भी खता जाता तो बेहतर होता, आखिरी तीर न लगता तो मैं पत्थर होता, तशनगी अपनी सदाओं से भटकती होती, रेत का ढेर शराबों का समंदर होता, फिर वही किस्सा वो एक बार सुनाता मुझको, फिर निगाहों में वही ख्वाब सा मंजर होता, मैंने ही काट दी सब फैलती शाखें वरना उस घने पेड़ का साया मेरे सर पर होता। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पहले लोग बड़ों की इज्जत में खड़े हो जाया करते थे, अब एक कान से हैंड फ्री उतार देते हैं। ऐसे ही इज्जत का मुजाहरा आज सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के साथ देखने को आया, जहां आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा को ख़त लिखकर मुलाकात की दावत दी और उन्होंने आस्ताने पर हाजिरी की बजाय जवाबी ख़त लिख दिया और मुलाकात से इनकार कर दिया। हुजूर वाला, किसी मुल्क के इक़्तिदार को इस बात से बखूबी जांचा जा सकता है। हुजूर वाला, कुछ दिन पहले आप सबके रवैयों से लग रहा था कि जनाब सदर अल्जाइमर के मरीज़ हैं जो दस्तखत करके भूल गए, और अब ऐसे लग रहा है कि उन्हें खुदा न खास्ता कोरोना या ताउन की बीमारी के इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। रियासत के सरबराह को लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद आपके इख्तियार में तारीख देना नहीं रहा। ये ऐसे ही है कि बाप बेटे को बुलाए और कहे, घर के ये काम क्यों ना किए जो तुझे 3 दिन पहले करने को कहे थे, उसे आज ही अंजाम दो। और बेटा सामने आके जवाब देने की बजाय मैसेज पर ही लिखकर भेज दे कि वालिद मोहतरम, मैं 18 साल का हो चुका हूँ और आईन पाकिस्तान की रोशनी में अपने फैसले खुद करने का इख्तियार रखता हूँ। मेरी 18 साल की उम्र होने पर यह हुक्म देने का इख्तियार आपके पास नहीं रहा। कम अज़ कम समझाना है तो बतौर सरबरा इज्जत देकर, पास बैठकर, इशारों के नायों में बदलते हालात का हवाला देकर समझाया जा सकता है, मगर यहाँ बेताकीरी को ही अपना फ़ख्र समझा जाता है। आगे बढ़ने से पहले और दीगर खबरों की हकीकत बताने से कबल एक अहम खबर को शामिल करना ज़रूरी है। मुझे अपनी बड़ाई बयान करने का शौक़ नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि गलत इक़दामात पर अपनी आवाज़ बुलंद करके हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। तो मेरे 22 तारीख के व्लॉग में गुज़श्ता हुकूमत से पैवस्ता एक स्कैंडल का तज़किरा किया गया था जो कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ था, जिसमें महकमा वापडा के अंदर हसास इदारे के एहलकारों की वर्दियों से मुमासलत की वर्दियाँ वापडा के एहलकारों को पहनाई गई थीं, जिस पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एक दरख्वास्त दायर हुई थी। और फिर मेरे व्लॉग में तफसीलात मंजर आम पे आने के बाद हसास इदारे यानी जनरल हेडक्वार्टर GHQ की जानिब से भी एक्शन लिया गया। बाज़ पुरस करने पर मालूम हुआ कि इस मामले में मुतल्लिका वजारतों के अलावा GM एडमन ने चेयरमैन वापडा के इल्म में लाना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद सख्त अहकाम जारी हुए और आज 90% वापडा सिक्योरिटी मुलाजमीन जो है, जो एहलकार हैं, वो बगैर वर्दियों के ड्यूटी पर हाजिर हुए हैं। मुझे मुसर्रत सिर्फ इस बात पर है कि एक कमज़ोर सी आवाज़ पर गलत इक़दामात को रोक दिया गया, तो ये आवाज़ पाकिस्तान की बका, सलामती और तशख़्ख़ुस के मामले पर हर पाकिस्तानी को तब बुलंद करनी चाहिए जब उसे इस बात का इदराक हो कि खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उस पर एक्शन हो या ना हो, लेकिन आप हक बोलने वालों की सफ़ में खड़े होकर तस्कीन महसूस करेंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इंक्वायरी में अब तक ज़राए ये बताते हैं कि सिर्फ वर्दियों की मद में 30 मिलियन से ज़ायद की खुर्द बुर्द का शुबा है, और तो और ये रकम भाषा डैम के फंड से जारी की गई है जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जा रहा है, और इसके अलावा खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी में भी गबन का शुबा है। ज़रा ये बताते हैं कि माजी करीब में उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से एक हिदायतनामा जारी हुआ था कि जितने भी चाइनीज़ इंजीनियर्स पाकिस्तान में वापडा के प्रोजेक्ट्स यानी बहुत बड़े बड़े डैम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करेंगे। तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी के लिए पहले टेंडर जारी होता है, फिर उसे मनसूख कर दिया जाता है और बाद में GM एडमिन की जानिब से अपने मनपसंद शख्सियत से उन गाड़ियों की खरीदारी करवाई जाती है जिसके शवाहिद जब्त किए गए हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद हैं। इस पर वापडा के DGPR से राबिता करके तस्दीक करने की मैंने कोशिश की तो जवाबन कहा गया कि जब तक इंक्वायरी चल रही है हम इस पर कोई बयान देने से कासिर है, और FI हुकाम ने इंक्वायरी ज़ेरे तफ्तीश होने की गवाही दी है। अब देखना यह है कि इसमें से क्या निकलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल ये कहा था कि क्या हुआ अगर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हिंदुस्तान से लोग मुल्क छोड़कर क्या नहीं गए। 1960 की दहाई का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि लोग हिंदुस्तान से बैरून मुल्क इतनी बड़ी तादाद में गए कि उन्हें ब्रेन ड्रेन का नाम दिया गया। 35-40 साल बाद वही लोग ब्रेन एसेट के तौर पर वापस आए
तो हम क्यों हर चीज़ को मनफी अंदाज में ले रहे हैं? वो कहते हैं कि खाकम बदहन वो लोग दुनिया से फना तो नहीं हो रहे। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कम्युनिटी दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में शुमार होते हैं। वो 40 से 50 हज़ार के करीब हैं और हर अमरीकी पाकिस्तानी को हमारे फिजिशियन के ज़रिए जानता है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस की मद में हमें पैसा भिजवाते हैं, वो पाकिस्तान को हर मुश्किल की घड़ी से निकालते हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपकी सब बातें मजा और आप हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि हिंदुस्तान वाले तो फिर भी 2 दहाइयों बाद वापस आ गए थे, मगर हमारे क्यों नहीं आते? हुजूर वाला बजा फरमाया आपने कि क्या हुआ अगर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? हिंदुस्तान से लोग मुल्क छोड़कर नहीं गए, लेकिन हुजूर शायद वो अपने मुल्क के मुआशी निज़ाम से मजबूर नहीं होंगे। हुजूर वाला वो गैर अखलाकी तरीके इस्तेमाल करते हुए समंदर की बेरहम मौजों में डूबते नहीं होंगे। हुजूर वाला, अगर आपके नज़दीक ये इन्वेस्टमेंट है और आपको लगता है कि लोग बाहर जाते हैं तो मुल्क में गैर मुल्की दिमाग आते हैं, तो जनाब वाला फिर कल जो अचीवमेंट भारत के हिस्से में आई वो यहाँ के ओवरसीज़ लोगों के नाम होनी चाहिए थी। जनाब वाला, अगर ये इन्वेस्टमेंट है और बाहर के दिमाग पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ का मजीद एलन मस्क होता। जनाब वाला, अगर आपको लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट है और बाहर के दिमाग आके पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ का फीका बिल गेट्स होता, लेकिन हुजूर वाला होता तो ये है कि यहाँ ओवरसीज़ की जायदादें जब्त कर ली जाती हैं। मुआशी निज़ाम, माहौलियाती आलूदगी का निज़ाम उनसे मुवाफ़क़त नहीं रखता, तो फिर अपने प्यारों को इस निज़ाम में छोड़कर ख़ुद बाहर चले जाते हैं और पीछे उनके प्यारे बाहर जाने के लिए पर तोलते रहते हैं। जनाब वाला, ऐसे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना होती है। जनाब वाला, ऐसे निज़ाम थोड़ी ना चलते हैं, ऐसे तरक्कियाँ थोड़ी ना होती। आप ही अपनी इस वक्त इरादों पे गौर करें और अपनी अदाओं पे गौर करें। अगर कहेंगे तो फिर गिला होगा। हमारे फ़ीका, शीदा, जेदा को आपने यहाँ भी दाल रोटी के पीछे लगाया हुआ है और बाहर भी वो दाल रोटी के पीछे ही लगे रहते हैं। पाकिस्तान का कानूनी मंजरनामा ये है कि आज रेंजर्स तलब कर ली गई थी। पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी जब अंदर केस चल रहा था। वो इस तनाजुर में था कि अगर यहाँ से गिरफ्तारी को रोक दिया जाता है, अगर यहाँ से रिहाई अमल में आ जाती है, ज़मानत दे दी जाती है, तो दूसरे केस में गिरफ्तार करने की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की है। चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। उन्होंने आज बहुत से मुदल्लल दलाइल दिए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी ऑफिसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दायर करने का कहा। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सज़ा में 6 माह की माफ़ी की। चेयरमैन PTI की सज़ा का दौरानिया पहले भी कम और 3 साल का था। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त दायर करने का कोई इजाज़तनामा नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा रिकॉर्ड में मौजूद है, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि वो इजाज़त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के वकील से पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त दायर करने का इजाज़तनामा कानून के मुताबिक नहीं है? जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी बिल्कुल, वो इजाज़तनामा दुरुस्त नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की और हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दोबारा फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भिजवाई। उन्होंने कहा कि दरखास्त ट्रायल के लिए बराह रास्त सेशन जज के पास नहीं जा सकती। कानून में तरीका कार दिया गया है कि दरखास्त पहले मजिस्ट्रेट के पास जाती है। सेशन कोर्ट बराह रास्त दरखास्त सुन ही नहीं सकती। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलतियों के बायस बरकरार नहीं रह सकता। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने यह भी इस्तदा की कि चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल की जाए। सज़ा कलअदम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इशूज़ पर फैसला क्या दिया गया, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा बिल्कुल नहीं। जो फैसला उन्होंने दिया था वो हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक ने फिर पूछा कि हतमी फैसले में क्या ट्रायल कोर्ट ने वजूहात दी हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने वजूहात नहीं दी। ट्रायल कोर्ट के जज ने आपके फैसले को नज़रअंदाज किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दे दिया है। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को जांचे बगैर उन्हें उसी रोज़ गैर मुतल्लिका करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लिका करार देने की वजह लिखी नहीं है।
सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने यह भी कहा कि क्या फौजदारी तारीख में ऐसा कभी हुआ है हक़ दिफा ख़त्म करने के ट्रायल कोर्ट फैसले की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने शिकवा भी किया कि चीफ जस्टिस साहब माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से रोका नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। मुलजिम को अपने दिफा में गवाह पेश करने से रोका ही नहीं जा सकता। उनका कहना था कि एक शख्स अपना दिफा पेश कर रहा है, आप कैसे उसे रोक सकते हैं? 4 गवाह तो पेश कर रहे थे, कोई 40 तो नहीं थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले से चेयरमैन पीटीआई के आईनी हुकूक मुतासिर हुए हैं। गोशवारे जमा होने के 120 दिन के अंदर दरखास्त दायर की जा सकती है। यह दरखास्त गोशवारे जमा होने के 920 दिन बाद दायर की गई है। यह तो नहीं हो सकता कि मेरे सर पर हमेशा तलवार लटकती रहे। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने न सिर्फ मुलजिम के दिफा का हक खत्म किया बल्कि ख्वाजा हारिस की बहस भी नहीं सुनी। ख्वाजा हारिस ने बताया कि उनके मुंशी का मसला बना हुआ था जिस वजह से आने में ताखीर हुई। ख्वाजा हारिस 12 बजे ट्रायल कोर्ट पहुंच गए थे मगर जज ने कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं है। अदालत ने फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। 12:30 बजे फैसला आया। 12:35 में पुलिस चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उनके घर के गेट और वॉशरूम का दरवाजा तक तोड़ा गया। वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि हक़ दिफा से मुतल्लिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत है। हक़ दिफा की दरखास्त पर नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत होने की वजह से यह बेंच इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच बन चुका है। उनका यह कहना है कि अगरचे स्टे नहीं था इसके बावजूद नोटिस तो इस अदालत ने कर रखा था। अमजद परवेज साहब ने कहा कि अकाउंटेंट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखता, क्लाइंट ही बताता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम अगरचे लीगल कम्युनिटी से हैं लेकिन टैक्स रिटर्न तो नहीं भर सकते। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने कहा कि उन्होंने गोशवारों में 4 बकरियां जाहिर की लेकिन बाकी मुतल्लिका चीजें जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा उनके 3 सवालात हैं, एक मजिस्ट्रेट वाला, एक दौरानिये वाला और एक अथॉरिटी वाला। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उनका सवाल भी यह है कि इनको आखिरी दिन सुना नहीं गया, उनका हक़ दिफा भी खत्म हुआ। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह अदालत इस वक्त सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कर रही है और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अदालत मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुलजिम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया। अमजद परवेज साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया। जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि गोशवारे तो अपने कंसल्टेंट की मुशावरत से जमा कराए जाते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह तो क्लाइंट को बताना होता है कि उसके असासे क्या थे। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के पास 3 साल तक कोई ज्वेलरी या मोटरसाइकिल तक नहीं थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुझे तो कोई अपने रिटर्न्स फाइल करने का कहे तो मैं खुद नहीं कर सकता। जिस पर अमजद परवेज साहब ने कहा कि यह टैक्स रिटर्न का केस ही नहीं है, गलत डिक्लेरेशन का केस है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अपील में रियासत को फरीक न बनाने का एतराज भी उठाया। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि शिकायत कुनिंदा इलेक्शन कमीशन है और दरखास्त गुजार ने उसे फरीक बनाया है। रियासत को अपील में फरीक बनाने की जरूरत क्या है? अमजद परवेज साहब ने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो चुका है, सजा याफ्ता रियासत की कैद में। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड पे अपील मुस्तरद कर दी जाए, मेरा मौक़िफ़ है कि कम से कम स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि रियासत को नोटिस कर भी दें तो फिर क्या होगा? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये मैंडेट ऑफ लॉ है और स्टेट को भी इस पे नोटिस होना चाहिए। दूसरे जज जो इस बेंच का हिस्सा थे जस्टिस तारिक जहांगीरी, उन्होंने कहा कि जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, उस केस में कोई ये जो मौजूदा केस है इसमें कोई एफआईआर ही नहीं है। अमजद परवेज साहब ने कहा कि कानून के मुतालिका दोनों शिकें कहती हैं कि रियासत को नोटिस जारी किया जाता है, रियासत के पास फैसले का दिफा का हक मौजूद है, रियासत ने फैसला करना है कि वो फैसले का दिफा करेगी या नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई? ये मुख्तसर सजा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि बगैर नोटिस सजा मुअत्तल हुई हो। 3 साल कैद की सजा को कम दौरानिये की सजा कहकर सजा मुअत्तली का कहा जा रहा है। अमजद परवेज साहब ने यह भी कहा कि कैप्टन सफदर को सिर्फ 1 साल कैद की सजा हुई थी, हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होने में 3 माह लगे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और केस की समाअत कल सुबह 11 बजे
की जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी है कि जब तक उधर से हुक्म नहीं आता तब तक इसके ऊपर मजीद प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अब इस पूरे मामले को लंदन में बाबूजी बैठ के देख रहे हैं। मेरे एक व्लॉग के अंदर यह तज़किरा किया गया था, एक खबर का हवाला दिया गया था, एक सोर्स का बताया गया था कि एक शख्सियत को कहा गया कि 250-300 बंदा आपने इकट्ठा करना है 21 सितंबर को और यहां से बाबूजी रवाना होंगे। लेकिन ये जो केसेस चल रहे हैं, इन केसेस की मद में अब उस बंदे को रोक दिया गया है कि भैया सब्र करो, जब वक्त आएगा तब तुम्हें बता दिया जाएगा। इसी ज़िमन में साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त सोच विचार जारी है कि आया सितंबर को किस तरीके से 2024 के सितंबर तक लेके जाना है। लेकिन बात अभी गूम गूम की कैफियत का शिकार है। देखना यह कि फैसला क्या होता है, उस फैसले के बाद उधर से फैसला लिया जाएगा कि हमारे बारे में अब क्या फैसला हो रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।